नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस 15 अगस्त 2022। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। 76th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं और हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे है तो मेजोरिटी ऑफ द न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जो है वो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। सो 4 आर्टिकल्स है दोस्तों, 2 न्यूज़ आर्टिकल्स और 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स, वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वन इज 3rd नेशनल लोक अदालत कंडक्ट हुआ है। इसमें 75 लाख से ज़्यादा केसेस डिस्पोज हुआ है। तो लोक अदालत के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, नीति आयोग का एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस आया है दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 5 जजमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉस ऑफ रेवेन्यू है 8000 करोड़ का। बेसिकली ये जो जजमेंट्स है एनवायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो इस रिपोर्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर देखिए, एडिटोरियल आर्टिकल है, इन ए सिस्टम ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया मस्ट रिमेन ए मोज़ेक। देखिए, हम जो सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म फॉलो कर रहे हैं वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर एक स्टेट को एक ही नजर से नहीं देखते हैं, कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है। तो ये असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 1947 से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, किस तरह हम 1947 से अब तक इंप्रूव हुआ है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, वो सब इस आर्टिकल में डिस्कस होगा। वैसे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो हमारी इकोनॉमी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर लाइक का ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहला आर्टिकल, इन ए सिस्टम ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया मस्ट रिमेन ए मोज़ेक। ये आर्टिकल बेसिकली इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म से रिलेटेड है दोस्तों। हमने एनसीईआरटी पॉलिटी में भी पढ़ा था कि इंडिया जो सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म फॉलो करते हैं वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है दोस्तों। क्या है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म? मतलब देखिए, हमारे देश में 28 स्टेट्स है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये 28 स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स है क्या? नहीं है। कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 371 के बारे में आपने सुना होगा। आर्टिकल 371 के अंडर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है और कुछ स्टेट्स में कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए, ट्राइबल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है। तो इसलिए आप बोल सकते हो हमारा जो सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। वैसे इंडिया नहीं है द ओनली कंट्री विथ असिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स। बेल्जियम, जर्मनी, कनाडा, स्पेन में भी इसी तरह असिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स है दोस्तों। इस रिगार्ड में आपको एक डिस्टिंक्शन के बारे में समझना होगा, मेड बाय रोनाल्ड वाट्स, बिटवीन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री। देखिए, मैंने आपको बोला हमारा जो सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। ये असिमेट्री को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक पॉलिटिकल असिमेट्री, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री। पॉलिटिकल असिमेट्री मतलब क्या होता है? जब आप एक एक स्टेट को उस स्टेट की टेरिटरी एंड डेमोग्राफी के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हो। मतलब अगर स्टेट का साइज छोटा है, स्टेट का पॉपुलेशन कम है, तो उसके लिए एक तरह का ट्रीटमेंट, और स्टेट का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट। इसको आप पॉलिटिकल असिमेट्री बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है दोस्तों? एक एक स्टेट का साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, साइज में भी पॉपुलेशन में भी, उनके पास ज्यादा राज्यसभा सीट्स है। वेरास केरला कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, तो उनको कम सीट्स दिया हुआ है। तो ये एक टाइप का पॉलिटिकल असिमेट्री है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री। इसमें स्टेट्स का साइज, पॉपुलेशन वगैरह देखा नहीं जाएगा, फिर भी कुछ स्टेट को लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ज्यादा दिया हुआ है। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री बोल सकते हो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 370 तो अब डाइल्यूट हो गया, पर आर्टिकल 371 के अंडर नागालैंड, मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल पावर्स एंड प्रोविजंस दिया हुआ है। सो द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मेंशन्ड अबव विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट जो स्टैट्यूट या लॉ पास करते हैं वो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स। उन स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट के बिना कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ उधर
इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैंने बोला, इस तरह का कई सारे स्पेशल प्रोविजंस एंड पावर्स एक्सटेंड किया हुआ है आर्टिकल 371 के अंडर। तो आर्टिकल 371 के अंडर नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट्स में जो कम्युनिटीज है, नागास है, मिजोस है, इनका रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज, प्रोसीजर्स, ये सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा 6th शेड्यूल के बारे में आपने सुना होगा। 6th शेड्यूल के अंडर में कौन कौन से स्टेट्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 6th शेड्यूल के अंडर उन स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी क्रिएट किया है दोस्तों। किस लिए? फॉर एक्नॉलेजिंग द सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल राइट्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने ट्राइब्स है उनके सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये सब क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री का एग्जाम्पल्स है। हमारे देश में और एक टाइप ऑफ असिमेट्री है दोस्तों, वो है यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में तो आपको पता होगा, यूनियन टेरिटरीज इतना छोटा है कि उन्हें स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकता और ना उन्हें नेबरिंग स्टेट से मर्ज भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कल्चरल डिसिमिलैरिटीज, इंटरस्टेट डिफरेंसेस, एक्सटेंसिव आइसोलेशन एंड अदर स्पेसिफिक नीड्स। तो आप समझ गए ना, ये जो यूनियन टेरिटरीज वाला इलाके हैं वो इतना छोटा है कि उन्हें स्टेट करके डिक्लेयर नहीं कर सकता और वो नेबरिंग स्टेट से इसलिए मर्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो एकदम डिफरेंट है नेबरिंग स्टेट से। कल्चर में डिफरेंस होगा, लैंग्वेज में डिफरेंस होगा एंड अदर स्पेसिफिक नीड्स भी हो सकता है। अब ये स्पेसिफिक नीड्स का एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब क्या है? हमारा कैपिटल टेरिटरी है, उस टेरिटरी का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए दूसरे कंट्रीज के जो भी डेलीगेट्स है सबसे पहले तो हमारा कैपिटल में आएंगे ना, तो हमारा कैपिटल टेरिटरी को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। तो वो स्पेसिफिक नीड्स है। ये कैपिटल टेरिटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी है एक कैपिटल टेरिटरी, आपने शायद नोटिस। अब दिल्ली का जो केस है दोस्तों, ये असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एक मेजर एग्जाम्पल है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन पुदुचेरी एंड दिल्ली लाइज इन द स्कोप ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। अब पुदुचेरी और दिल्ली ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज है कि नहीं? नाउ पुदुचेरी एंड दिल्ली में भी डिफरेंस है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल आपको यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली एंड पुदुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर भी डिफरेंसेस देखिए। while Puducherry has law-making power over subjects such as land, police and civil services, this is not the case with Delhi। देखिए पुदुचेरी क्या है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर है लैंड के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिविल सर्विसेज के ऊपर, पर दिल्ली के पास नहीं है। वैसे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी सालों से डिमांड है उन्हें स्टेटहुड स्टेटस दिलाने के लिए, एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 के बारे में आपने सुना होगा। हमने कम से कम 2-3 वीडियोस इस एक्ट के बारे में बनाया था। तो ये एक्ट बेसिकली दिल्ली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसे बढ़ा दिया है, एंड द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट टू अंडरटेक एनी एक्शन आफ्टर परमिशन फ्रॉम द एलजी। मतलब देखिए, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का परमिशन लेना जरूरी है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल पॉइंट इन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। However, for the smooth functioning of asymmetrical federal setup, it is imperative to carry out the NCT's administration through cooperation, not confrontation। तो बेसिकली देखिए, अगर हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथ एंड प्रॉपर तरीके से इंश्योर करना है तो कोऑपरेशन चाहिए दोस्तों। बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है रादर देन कॉन्फ्रंटेशन। आजकल क्या हो गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल पावर नहीं दिया हुआ है। मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल की जरूरत है, तो ये गलत है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है। नाउ ऑन फिस्कल अरेंजमेंट्स, देखिए फिस्कल अरेंजमेंट्स में भी सिग्निफिकेंट असिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है सेंटर स्टेट्स को फंड्स ट्रांसफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ फिनेंस कमीशन। अब फिनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन किस बेसिस पे होता है? वो देखते हैं कि एक स्टेट का हालत क्या है, क्या वो बैकवर्ड स्टेट है, फॉरवर्ड स्टेट है, उस स्टेट का इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कितने पैसे मिलने चाहिए। तो इसमें भी आपको
बेसिकली एसिमेट्री देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ स्टेट्स को कम पैसे मिलते हैं। और आपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में सुना होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मतलब ऐसा स्कीम्स जो सेंटर का होगा पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को। जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे रहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा जो जनरल स्टेट्स है उधर सेंटर का शेयर रहता है करीब 60% और स्टेट्स को 40% लेना पड़ता है, या फिर कभी 70-30 ऐसा रहता है। पर एट द सेम टाइम जो बैकवर्ड स्टेट्स है जैसे कि बिहार हो गया या फिर जो हिमाचल स्टेट्स है, बेसिकली जो हिली स्टेट्स है, उधर सेंटर का शेयर करीब 90% तक रहता है। तो इधर भी एसिमेट्री है। अब देखिए ऑथर ऑफ द आर्टिकल ये नहीं बोल रही है कि जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है ये ठीक नहीं है। ये ठीक है क्योंकि देखिए इंडिया जो है काफी डाइवर्स है। कुछ स्टेट्स में अच्छे रिसोर्सेस है, कुछ स्टेट्स में सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए वो डेवलप कर पाया, पैसे कमा पाया, है कि नहीं। पर कुछ स्टेट्स का कंडीशन ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आपको 10 किलोमीटर का रोड बनवाना है तो कितने पैसे खर्चा होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको एक जनरल स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र में एक रोड बनवाना है तो कितने पैसे चाहिए होगा। दोनों में फर्क है ना, क्योंकि वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा आपको कंसिडर करना होगा। एट द सेम टाइम ट्राइब्स का कंडीशन देखिए, कुछ स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसा प्रिजर्व करना तो कुछ स्पेशल मेजर्स चाहिए। और कुछ स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब इलीगल माइग्रेशन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए एक एक इंडिजिनियस कम्युनिटी का कल्चर वगैरह प्रिजर्व करने के लिए तो स्पेशल पावर्स वगैरह देना होगा, जैसे कि इनर परमिट लाइन प्रोवाइड किया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। मतलब देखिए एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म गलत बात नहीं है, पर एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए आप जो मेजर्स ले रहे हो उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर दैट द आइडिया एंड अरेंजमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल पावर शेयरिंग कैन बी अनसेटलिंग इफ नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक स्टेट को एक ही नजर से देख नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट का जो कंडीशन है वो अलग अलग है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। अब छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट है, उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, कॉपर है, कोल है। अब कोल माइनिंग से स्टेट गवर्नमेंट बहुत पैसे कमा पा रहा है। वेरास आप केरला में आइए, केरला में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है वैसे देखा जाएगा तो। अब ये केरला की गलती नहीं है या फिर छत्तीसगढ़ का क्रेडिट नहीं है, नेचुरली उनके पास इतने रिसोर्सेस है जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसे कमा पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये असिमेट्रिकल फेडरलिज्म प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंश्योर करना पड़ेगा किस स्टेट को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, किस स्टेट को कम सपोर्ट करना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान या ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों, सारे स्टेट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एक साथ हो। अगला है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी में इन सबको काम आएगा। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया 1/6 ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज टुडे द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप एक कंट्री का परचेसिंग पावर को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए इंडिया में एक कोका कोला बोतल का प्राइस है 30 रुपीज। अब ये 30 रुपीज लेके अगर आप यूएसए जाओगे और यूएस डॉलर में उस 30 रुपीज को कन्वर्ट करोगे, क्या आपको उस पैसे से यूएसए में एक कोका कोला का बोतल मिल जाएगा? शायद नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा पैसे देना होगा, है कि नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसे आप परचेसिंग पावर पैरिटी बोल सकते हो, या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी से आप दो कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो। और देखिए, इवन इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द डॉलर क्या है? मतलब हमारी एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से आप कितना यूएस डॉलर एक्सचेंज कर पा रहे हो, इसे आप नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं। और एक होता है रियल एक्सचेंज रेट, वो क्या है? मतलब हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उसे आप कितना एक्सचेंज कर सकते हो यूएस का डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज से। अब मैंने आपको परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में बताया ना, हमारे पास कुछ गुड्स है, उसे आपको एक्सचेंज करना है यूएस के पास कुछ गुड्स है उससे। अब यूएस में वो गुड्स का वैल्यू अलग है, इंडिया में वो गुड्स का वैल्यू अलग है। परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो रियल एक्सचेंज रेट मतलब वो रेट है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाओगे। केवल करेंसी की बात करें तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और it has grown at an average rate of 7% per annum for the past 40 years। पिछले 40 साल से हमारी जो इकोनॉमी है एवरेज 7% रेट में ग्रो हो रहा है।
एंड 1980 में अगर आप देखोगे $189 बिलियन का साइज था हमारी इकोनॉमी का, और आज $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। एंड द ग्रोथ रेट इज अबाउट 2% लोअर देन दैट ऑफ चाइना ओवर द सेम पीरियड। अगर आप 1980 से 2022 तक कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 2% कम था चाइना का ग्रोथ रेट से। और until the year of the COVID-19 pandemic, India did not have a single year since 1980 when its economy contracted। देखिए 1980 से कोविड-19 पैंडेमिक ईयर तक, मतलब 2019 या 20 तक इंडिया में एक साल में भी इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, हमेशा इकोनॉमी एक्सपैंड हुआ है। इट वॉज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग विथ पीक रेट्स ऑफ 9% to 10% इन बिटवीन। तो एवरेज आप बोल सकते हो 7%, पर कुछ साल में 9% 10% तक पहुंचा है। एंड एज वी सेलिब्रेट आवर 76th इंडिपेंडेंस डे, इट इज वर्थ रिमेंडिंग दैट एट बर्थ द न्यू बोर्न नेशन वॉज हाईली इम्पोवरिश्ड थैंक्स टू सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। देखिए 1947 की बात अगर आप करें, हमारी कंट्री का जो हाल बहुत ही खराब था, वो हाल से हम आज इधर तक पहुंच गए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। 1947 की बात करें तो हम फॉरेन एड एंड फॉरेक्स के ऊपर क्रिटिकली डिपेंडेंट थे, और हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 ईयर्स था। लेवल ऑफ इलिटरेसी भी काफी हाई था। वैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेने से कितने साल तक जी सकता है, वो 32 ईयर्स था 1947 में, पर अब जाके वो 70 से ज्यादा हुआ। हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेकुलर। आज इंडिया केवल एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है, बट ऑल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ फूड। देखिए एक टाइम पर हम फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट था फूड के लिए, आज हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गया है। इवन हम फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स में इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है एंड इज ए नेट लेंडर टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए एक टाइम पर हम IMF के पास जाते थे पैसों के लिए, स्पेशली जब 1990s में फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ था, पर आज हम IMF को पैसे कंट्रीब्यूट भी करते। पिछले 3 डिकेड से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है। $500 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है दोस्तों इंडिया में। ये हमारा ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया इज द रेयर एशियन कंट्री विथ ए परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट एज इंपोर्ट्स ऑलवेज एक्सीड एक्सपोर्ट्स। देखिए इंडिया में हमेशा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो परसिस्टेंट रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या है, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से उसे करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे, जब इंपोर्ट्स कम होगा एक्सपोर्ट से उसे हम करंट अकाउंट सरप्लस बोलेंगे। पिछले कई सालों से या फिर कई डिकेड से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है दोस्तों। इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी में $500 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट किया है। मतलब देखिए वो काफी कॉन्फिडेंट है हमारा इकोनॉमी के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी ये करंट अकाउंट डेफिसिट के बावजूद ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर वो 100% कॉन्फिडेंट है। इसलिए तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। ऊपर से दोस्तों हमारी इकोनॉमी में ट्विन डेफिसिट्स का भी प्रॉब्लम आया था। ट्विन डेफिसिट्स का मतलब क्या होता है, जब फिस्कल एंड एक्सटर्नल डेफिसिट एक साथ आते हैं। फिस्कल मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम। एक्सटर्नल मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बीच में जो गैप है। तो इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंट था। अगर आप 1947 से कंपेयर करोगे, लेवल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी भी 50% तक डाउन हुआ है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 से अब तक डबल हुआ है। ये मैंने आपको पहले बताया। अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट में देखोगे, इंडियाज रोबस्ट डेमोक्रेसी स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ऑथोरिटेरियन रेजिम ऑफ इट्स मोर अफ्लुएंट नॉर्थर्न नेबर। देखिए चाइना में क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आप सबको पता है, उसे कंपेयर करोगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर है। एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया वाज द ओनली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम द पास्ट सेंचुरी टू एम्बार्क ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। 20th सेंचुरी में ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा है जो इंडिपेंडेंस मिलने के जस्ट बाद यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को इंप्लीमेंट किया था। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, एक कंट्री में जितने अडल्ट सिटीजन है उन्हें वोटिंग राइट्स देना। पर देखिए दोस्तों, जब हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इंप्लीमेंट किए थे तब मिनिमम वोटिंग एज 21 ईयर्स था। उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 ईयर्स कर दिया गया बाद में। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए अगर आप देखोगे 20th सेंचुरी में कई सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर से डिसइंटीग्रेट हुए थे, जैसे कि USSR हो गया, पाकिस्तान हो गया, पर इंडिया 1947 से अब तक जैसे थे वैसे ही रहा है। यह भी हमारी डेमोक्रेसी का एक अचीवमेंट है।
और आपको पता ही है 1947 से लेके अब तक हमारे देश में कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ है, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ये हो चुका है। और हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर भी 60 टाइम्स हो चुका है। अभी तक इतना ज्यादा कोई वायलेंस या ब्लडशेड भी नहीं हुआ है। ये सब हमारे अचीवमेंट्स है दोस्तों। इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोवियत यूनियन का प्लानिंग मॉडल अडॉप्ट किया था। इधर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। आप सबको पता होगा 2015 में मोदी सरकार प्लानिंग कमीशन को अबैंडन किया और नीति आयोग क्रिएट किया, जो इंडिया का इनोवेटिव थिंक टैंक है। ऑथर इधर क्या बता रहे हैं दोस्तों, वैसे प्लानिंग कमीशन से हमें कुछ फायदा तो मिला, पर उसे 2015 तक एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं था। वैसे प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमने इनिशियल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लेड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था। क्या है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लेड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी? मतलब इंपोर्ट्स को कम करके डोमेस्टिकली चीजों को प्रोड्यूस करने का जो स्ट्रैटेजी था। फिर हमने लो वेज गुड्स को सपोर्ट किया, बेसिकली कम प्राइसेस में हमने फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना शुरू किया था, विच इंटेन नेसेसिटेटेड इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। अगर कम पैसों में फूड ग्रेन्स हमें प्रोवाइड करना है लोगों को, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज देना शुरू किया। और जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये सब की वजह से हमें फायदा हुआ और इसी पैसों से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया। तो कुल मिला के प्लानिंग कमीशन से हमें फायदा तो मिला है, पर उसे इतने साल एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं था। इट जस्ट स्टेड लॉन्गर देन इट नीडेड टू। इंडिया ऑल्सो मिस्ड द बस अनलाइक हर ईस्ट एशियन नेबर्स ऑन कैपिटलाइजिंग ऑन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। देखिए, एक और गलती हमने क्या किया था, हमने लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। क्या है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ? मतलब मैक्सिमम लेबर्स को इंक्लूड करके ज्यादा प्रोडक्शन करने का जो स्ट्रैटेजी है वो हमने अडॉप्ट नहीं किया था। उसी वजह से हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। और 1990s में आपको पता है हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ था, तो इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। बेसिकली एलपीजी हमने जो अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे हमारा इकोनॉमी को फायदा हुआ। पर तब तक हमारा जो मार्केट था, हमारी जो इकोनॉमी थी, वो एक क्लोज्ड मार्केट था। हमने एक लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं किया। पर 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुआ और एक सक्सेसफुल इकोनॉमी भी बन गया। फिर देखिए, इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशियो एंड इंडिकेटर ऑफ इट्स ओपननेस इज हायर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या है ट्रेड टू जीडीपी रेशियो? ये बेसिकली एक टाइप का कंपैरिजन है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस एंड डोमेस्टिक ट्रांसैक्शंस का। तो इन कंपैरिजन विद डोमेस्टिक ट्रांसैक्शंस, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस ज्यादा है। मतलब इंडिया की ट्रेड टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से ज्यादा है। इंडिया अभी वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर है। इंडियन वर्कर्स सेंड नियरली $100 बिलियन ऑफ इनबाउंड रेमिटेंस। क्या है रेमिटेंस? मतलब इंडिया के बाहर काम करने वाले जो इंडियंस है वो इंडिया में जो पैसे बेचते हैं वो $100 बिलियन से ज्यादा है, विच स्ट्रेंथन्स द इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बाहर से जब पैसे आएंगे हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेंथन होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और स्ट्रेंथन होगा। इन एन इनडायरेक्ट वे इट इज लाइक इंडियाज लेबर एक्सपोर्ट इनकम। तो देखिए, ये बेसिकली लेबर एक्सपोर्ट इनकम है इनडायरेक्ट वे में। अगर दूसरे कंट्री में बैठ के लेबर काम करके पैसे कमा के इंडिया में भेज रहा है, तो ये भी एक टाइप का लेबर एक्सपोर्ट इनकम। नाउ द अदर साइंस ऑफ स्ट्रेंथ आर इन टर्म्स ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ यूनिकॉर्न्स। देखिए, हमारे देश में कई सारी यूनिकॉर्न कंपनीज एमर्ज हो क्या है दोस्तों। यूनिकॉर्न कंपनीज मतलब क्या है? जिनका वैल्यूएशन एटलीस्ट $100 बिलियन है। ऊपर से आपको पता ही होगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में है। नाउ एग्रीकल्चर इज मच लेस डिपेंडेंट ऑन द वैगरीज ऑफ द वेदर। देखिए, पहले क्या होता था, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। अगर वेदर सपोर्ट नहीं करते तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अलग अलग सोइल एंड मार्केट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। ये सब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आजकल इतना डिपेंडेंट नहीं है वेदर के ऊपर। अच्छी बात है। एंड हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर भी काफी इंप्रूव हुआ है, ग्रोथ अचीव किया है। इंडिया इज ऑल्सो मीटिंग इट्स वेरी एम्बिशियस टारगेट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली ऑफ सोलर एनर्जी अहेड ऑफ शेड्यूल। देखिए, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कितना है? 2030 तक 500 गीगावाट का। ऑलरेडी हमारा जो शेड्यूल है, एक एक फेज में हम अचीव करते हैं ना टारगेट को, वो शेड्यूल ऑलरेडी हम क्रॉस किया है, हम बहुत आगे चल रहे हैं। ऑलरेडी करीब 150 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी हमने जनरेट कर चुका है। ठीक है, तो ये सारे हो गए दोस्तों हमारी इकोनॉमी का पॉजिटिव एस्पेक्ट सिंस इंडिपेंडेंस। अब हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये डिस्क्लोज किया था, लास्ट 7 ईयर्स में
केवल 7 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 220 मिलियन इंडियंस अप्लाई किए थे। और हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दोस्तों वो भी कम है, अलार्मिंगली सो फॉर वीमेन पार्टिसिपेशन काफी कम है दोस्तों। हमारा लेबर फोर्स में वीमेन का जो कंट्रीब्यूशन है केवल 25% है या फिर 1/4 है। तो जॉब क्रिएशन देश के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है दोस्तों। और देखिए आपको पता होगा 70% ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब्स जो है नियर फ्यूचर में एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आ रहा है। इस वजह से लोगों को कम रिक्रूट करेंगे, सारे काम तो रोबोट या मशीन कर लेंगे, ठीक है। और आप सबको यह भी पता होगा इंडिया दुनिया का बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाता है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसके बावजूद वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग काफी नीचे है दोस्तों। ऊपर से हमारे देश में इनकम में इनइक्वालिटी है, वेल्थ में इनइक्वालिटी है। आपको पता होगा रिसेंटली एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया था, इसमें यह पता चला कि इंडिया में 22% ऑफ इनकम टॉप 1% पॉपुलेशन के पास है, और इंडिया में 57% ऑफ इनकम टॉप 10% के पास है। तो इतना इनकम इनइक्वालिटी या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी है दोस्तों इंडिया में। और हमारा एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन भी कम है, हेल्थ फैसिलिटीज भी सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस को अगर सोल्व करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेलफेयर स्पेंडिंग इंक्रीज करना होगा, विच इंक्रीजेस फिस्कल प्रेशर। तो गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर आएगा। वैसे दोस्तों 10 मिलियन जॉब्स अगर एनुअली जनरेट करना है तो लाख्स ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस क्रिएट करना पड़ेगा देश में। और हमारी जुडिशरी की बात करना तो भूल ही गया। जुडिशरी इज क्लॉग्ड विथ नियरली 50 मिलियन केसेस। 50 मिलियन से ज्यादा केसेस हमारी जुडिशरी में क्लॉग्ड है, वेटिंग फॉर डिस्पोजल है। जुडिशियल रिफॉर्म इज एन अर्जेंट as जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स कराना। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, प्राउड ऑफ अवर डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस, बट मच वर्क रिमेन्स टू बी डन इन द कमिंग डिकेड्स। तो हमें कमिंग डिकेड्स में बहुत काम करना पड़ेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला है ओवर 75 लाख केसेस क्लियर्ड बाय लोक अदालत। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, जनता का कोर्ट। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लोक अदालत एक ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम है जो एंशिएंट इंडिया में प्रिवेलेंट था, पर मॉडर्न डेज में भी इसकी जो वैलिडिटी है उसे बंद नहीं किया गया। अभी भी लोक अदालत चलते हैं। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। क्या होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर एडीआर? देखिए, एक होता है आप कोर्ट जाते हो, अपने प्रॉब्लम्स बताते हो, जज जो है फैसला सुनाते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब उसका एक सब्स्टिट्यूट, आपके जो डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें सोल्व करने का और एक तरीका है ये लोक अदालत जो है। एंड इट इज इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस टू कॉमन पीपल। तो देखिए, कॉमन पीपल को एकदम ग्रास रूट लेवल में जस्टिस मिलने का एक इनफॉर्मल एंड चीप एंड फास्ट तरीका है दोस्तों लोक अदालत जो है। पहला लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था गुजरात में 1982 में, ठीक है। पर तब इस लोक अदालत के पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं था, मतलब लॉ का सपोर्ट नहीं था। तो जैसे लोक अदालत की पॉपुलैरिटी बढ़ गया, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। एंड द एक्ट मेक्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत। तो लोक अदालत कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सबके रिगार्डिंग प्रोविजंस आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में देखने को मिलेगा। तो न्यूज क्या आया है? 75 लाख से ज्यादा पेंडिंग एंड प्री लिटिगेशन केसेस को सोल्व किया गया ड्यूरिंग द थर्ड नेशनल लोक अदालत। थर्ड नेशनल लोक अदालत मतलब इस साल का थर्ड नेशनल लोक अदालत। वैसे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी सारे पेंडिंग केसेस हो गए थे, उन सारे केसेस को सोल्व किया गया है। नाउ इस साल की लोक अदालत में कुछ स्पेशलिटी है दोस्तों। महाराष्ट्र एंड राजस्थान जैसे स्टेट्स में टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया, बेसिकली ऑनलाइन हियरिंग वगैरह हुआ था। वैसे लोक अदालत कंडक्ट कौन करवाता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेसिग्नेट जस्टिस यूयू ललित। अब सबको मालूम होगा यूयू ललित साहब अगस्त 26 को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक ओवर करेंगे, ठीक है। नाउ 74 लाख डिस्पोज्ड केसेस में से 16.45 लाख डिस्प्यूट्स पेंडिंग केसेस थे, बेसिकली जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से या फिर और कुछ रीजंस की वजह से पेंडिंग था। एंड अनदर 58.33 लाख वेर इन प्री लिटिगेशन स्टेजेस। क्या है प्री लिटिगेशन स्टेजेस? मतलब देखिए, ऐसा स्टेज जब केस से रिलेटेड
फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, उसे स्क्रूटनी करते हैं, उस स्टेज को आप प्री लिटिगेशन स्टेजेस बोल सकते हो। तो पूरे केसेस में से टोटल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट कितना था? 5039 करोड़। ठीक है, मतलब देखिए अलग अलग डिस्प्यूट केसेस होगा ना जिसमें पैसों से सेटलमेंट होते हैं, तो टोटल वैल्यू है 5039 करोड़। ठीक है, नाउ earlier in the second national lok adalat total of 95,78,209 cases were settled with a total settlement amount of 9,422 crore। तो सेकेंड नेशनल लॉक अदालत में 95 लाख से ज्यादा केसेस को सेटल किया गया। तो इस साल अभी तक टोटल 2.2 करोड़ केसेस को डिस्पोज किया गया दोस्तों लोक अदालत से। अगला है गवर्नमेंट लॉस्ट 8,000 करोड़ ड्यू टू 5 केसेस। नीति आयोग, नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है, इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट कमीशन किया। इस रिपोर्ट में यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 5 ऑर्डर्स की वजह से, ये 5 ऑर्डर्स बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए था, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ है। It recommends that the court undertake economic impact analysis based on forecast put together by a group of experts to address and adjudicate public interest cases involving economically sensitive matters। तो देखिए ये रिपोर्ट ये recommend करता है कोर्ट जब एक पर्टिकुलर केस में जजमेंट देते हैं तो उन्हें इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस भी देखना चाहिए। देखिए अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली एनवायरमेंट इम्पैक्ट को देखेंगे और इस हिसाब से अगर रूलिंग देंगे तो इससे एक गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू लॉस होगा इसके बारे में सोचना होगा। तो इस तरह के जजमेंट देने से पहले उन्हें एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। मतलब जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव मैटर्स है इसमें एक्सपर्ट से पूछ लो कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना हो सकता है और कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्या, ये सब के बाद उन्हें जजमेंट देना चाहिए। इस तरह नीति आयोग अभी रेकमेंड किया है। तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया है जयपुर बेस्ड कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल ने, जो 5 केसेस को स्टडी किया। तो ये 5 केसेस के बैकग्राउंड समझने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला मोपा एयरपोर्ट केस। मोपा एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट है गोवा में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। देखिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। मतलब ये एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ साल के लिए जीएमआर को ऑपरेट करने देंगे, वो रेवेन्यू भी ले सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी हुआ क्या है दोस्तों, जब मोपा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है करके पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जीएमआर को बोला आपको एडिशनल एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को इंश्योर करना पड़ेगा, जिस वजह से काम रुक गया। अब देखिए एयरपोर्ट का काम रुकने से बेसिकली एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं होने से लॉस तो जीएमआर को होगा ही, साथ साथ गवर्नमेंट को भी होगा। तो इससे गवर्नमेंट को करोड़्स ऑफ रुपीस का लॉस हो रहा है अभी भी। नाउ सेकंड इज गोवा माइनिंग केसेस। देखिए माइनिंग साइट से रिलेटेड हमेशा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं दोस्तों। तो गोवा में 2 माइनिंग साइट से रिलेटेड केसेस हुआ था और कोर्ट ने गोवा में 2 आयरन और माइनिंग लाइसेंसेस भी कैंसिल किया है, जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को लॉस होगा, क्योंकि माइनिंग नहीं होने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। फिर आपने स्टेरलाइट कॉपर केस के बारे में सुना होगा जो वेदांता ग्रुप से रिलेटेड है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। देखिए स्टेरलाइट कॉपर केस में भी वही केस हुआ था दोस्तों, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पॉइजनस गैस इस कॉपर प्लांट से बाहर निकला करके लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया था। ये काफी कंट्रोवर्शियल केस था, तो इसकी वजह से ये जो स्टेरलाइट प्लांट है इसका काम भी रुक गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट को अगेन लॉस हुआ। फिर देखिए रेगुलेशन ऑफ सैंड माइनिंग एंड द बैनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द नेशनल कैपिटल रीजन टू कर्ब एयर पोल्यूशन। देखिए सैंड माइनिंग को रेगुलेट किया था कोर्ट ने, तो सैंड माइनिंग को रेगुलेट करने से गवर्नमेंट का लॉस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का उतना रेवेन्यू कम होगा, है कि नहीं। नाउ नेशनल कैपिटल रीजन बेसिकली दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कोर्ट ने बैन किया था एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुकने से भी गवर्नमेंट का लॉस होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का रूलिंग आया है जिस वजह से कोई ना कोई काम रुक गया है, उस वजह से गवर्नमेंट को लॉसेस हुआ है। और ये मैं बोल रहा हूं केवल 2018 एंड 2021 के बीच में। अगर ये रेगुलेशंस नहीं होते कोर्ट्स की तरफ से तो गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू मिल जाता, ये बताया जा रहा है। एंड
If invested as capital expenditure could have resulted in an economic impact of around 20,000 crore. अगर ये 8,000 crore गवर्नमेंट कहीं पे ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट किए होते तो 20,000 crore का इकोनॉमिक इंपैक्ट होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए अभी मैंने जितने केसेस बोला इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है इससे। अगर 8,000 करोड़ का गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट किया होता और इस तरह कोर्ट रूलिंग्स की वजह से काम रुक गया होता तो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता 20,000 करोड़ का। तो इसलिए नीति आयोग का रिकमेंडेशन यह है दोस्तों, इस तरह के जजमेंट्स देने से पहले सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ये सबके एक पैनल के साथ डिस्कशंस कंडक्ट करना चाहिए और इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए।